5 मई 2020 को चाइनीज लोगों ने लद्दाख के लेह में पानगोंग सो में नियंत्रण रेखा पार की और फिर चाइनीज सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। और आगे 9 मई 2020 को सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प होती है। फिर 15 जून 2020 लद्दाख की गालवन वैली में P-14 के पास चाइनीज सैनिकों की हिंसक झड़प भारतीय सैनिकों से हुई। इस मुठभेड़ में करीब 20 भारतीय सैनिक और अघोषित संख्या में चाइनीज सैनिक मारे जाते हैं। फिर 17 जून 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान एनकाउंटर पर देश को संबोधित किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत को चेतावनी देते हैं और दोस्तों इसके साथ जोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ है। 29-30 अगस्त 2020 के दौरान भारत कैलाश रेंज में कई पॉइंट्स पर कंट्रोल बना लेता है। इसके साथ ही 10 सितंबर 2020 को चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में मुलाकात होती है। 5 पॉइंट्स का जॉइंट स्टेटमेंट भी अडॉप्ट किया जाता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। 10 फरवरी 2021 से जून 2021 में गालवान मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप कम से कम 15 चाइनीज सैनिक मारे गए। रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट है कि वो मारे गए थे। और फिर 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प। दोस्तों क्या आपको 2020 से 2022 के इस पीरियड में चीन और भारत के बीच के ये मुद्दे याद हैं? आपको क्या लगता है कि इन बहसों और झड़पों में असली उत्तेजना कौन पैदा कर रहा है? इन विवादों और झड़पों के परिणाम स्वरूप दोनों देशों में क्या परिणाम होते हैं? आइए विस्तार से देखें। सीमा विवादों और झड़पों के कारण भारत और चीन के बीच आपसी संबंध बिगड़ने के कारण ये जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच कौन से आर्थिक उपाय यानी इकोनॉमिक मेजर्स और परिणाम हुए हैं। हाल ही के वर्षों में भारत चीन विवादों ने मुख्य रूप से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। दोस्तों ये बात कौन नहीं जानता कि चीन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अभिन्न अंग है। भारत कच्चे माल से लेकर विभिन्न घटकों के लिए हमेशा चाइनीज इंपोर्ट्स पर अपेक्षाकृत निर्भर रहा है। बीजिंग इंडियन एम्बेसी की रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में भारत और चीन के बीच 60,65,754 करोड़ रुपए का आपसी व्यापार हुआ था। ये सुनकर आप जरूर हैरान होंगे, है ना? तो आगे और सुनिए। चीन 2019 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। उस वर्ष चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध 5% एक्सपोर्ट्स और 14% इंपोर्ट्स थे। लेकिन अगले ही साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले आधे महीनों में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। लेकिन दूसरी ओर 2020 में सीमा विवादों ने भारत चीन व्यापार को 15% कम कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों ऐसा नहीं है कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि सीमा विवाद के कुछ महीनों बाद आयोजित आपसी बातचीत में भारत चीन व्यापार घाटे को कम करने के प्रयास किए गए थे। और इस मुद्दे को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक बायलैटरल इनफॉर्मल समिट में उठाया गया था और बाकायदा दोनों पक्ष इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नया उच्च स्तरीय इकोनॉमिक और ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित करने पर सहमत हुए। लेकिन अफसोस जून 2020 के बीच में गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों द्वारा किए गए हमले और टकराव ने लगभग 20 भारतीय सैनिकों की जान ले ली और भारतीय बाजार में चीन के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी पैदा कर दी। उपभोक्ताओं ने स्वयं चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कदम बढ़ाया। जी हाँ, बॉयकॉट। सरकार ने यह अनिवार्य किया कि ई मार्केट प्लेसेस पर सभी उत्पादों को चाइनीज मूल के सामानों की पहचान करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग होना चाहिए। 15 जून 2020 को गलवान वैली में चीन के हमले के बाद भारत सरकार ने 29 जून 2020 में 52 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर शामिल थे, जो देश के लिए खतरा था और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और डेटा लीक होने का मसला भी था। इन सब ऐप्स के बैन होने का तो सभी को मालूम होगा। और फिर दोस्तों चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध का दूसरा चरण 23 जुलाई को लागू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने प्रतिबंध के बावजूद काम कर रहे मिरर ऐप को हटा दिया। बाद में 2 सितंबर 2020 को भारत ने 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें पबजी, एक मोबाइल गेम ऐप जो भारत में बहुत लोकप्रिय था, शामिल है। ये कार्रवाई सूचना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विभिन्न स्रोतों में इन सभी मोबाइल ऐप के बारे में कई रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद की गई थी,
जो यूजर डेटा को भारत के बाहर सर्वर पर अंधाधुंध तरीके से ट्रांसफर और इसका मिसयूज कर रहे थे। दोस्तों, एक और जरूरी बात आपको याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और इसे शेयर करें। गालवान वैली में झगड़े के बाद भारत सरकार द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भारत की निर्भरता को कम करने का सीधा प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे ने इस मुद्दे के बाद एक चाइनीज फर्म के साथ 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसी तरह सरकार ने स्टेट ओन टेलीकॉम फर्म बीएसएनएल को भी निर्देश दिया कि वो नेटवर्क अपग्रेड के लिए चाइनीज फर्म हुआई के गेयर का उपयोग ना करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुलाई 2020 की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का हवाला देते हुए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स के इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो चीन से कुल इंपोर्ट्स का 30% हिस्सा था। इसी के साथ 2020 से पहले के 10 वर्षों में भारत के सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से 22,420 मेगावाट्स में से 12,540 मेगावाट चाइनीज इक्विपमेंट्स का उपयोग करके बनाए गए थे। आपसी संबंधों के मुद्दों के बाद सोलर सेल और मॉड्यूल के इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटीज लगाई गई और कई सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई। जुलाई में भारत ने कलर टेलीविजन सेट के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया और चीन से एयर कंडीशनर भी रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंतर्गत है, जिनमें से दोनों को अब इंपोर्ट करने के लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता है। सच कहा जाए दोस्तों, तो भारत द्वारा चीन पर इन व्यापार प्रतिबंधों के प्रभावों को आसानी से नापा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था चाइनीज एक्सपोर्ट से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत 12% इंटरमीडिएट गुड्स, 30% कैपिटल गुड्स और 26% फाइनल कंज्यूमर गुड्स चीन से इंपोर्ट कराता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और होम अप्लायंसेस से लेकर फार्मास्यूटिकल ड्रग एपीआईज तक कई प्रमुख इंडस्ट्रीज के लिए भारत चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। अप्रैल 2019 और फरवरी 2020 से भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार 103.5 बिलियन डॉलर का था। तथ्यों की पड़ताल करें तो भारत में विदेशी इंपोर्ट्स में से 17.6% चीन से, 7.6% अमेरिका से, 6.4% एमिरेट से, 5.7% सऊदी अरब से, 5% इराक से और बाकी 87.7% अन्य देशों से था। अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका को 16.9% और यूएई को 9.3% एक्सपोर्ट होता है। चीन तीसरे स्थान पर आता है। चीन के पास भारत के एक्सपोर्ट का केवल 8.7% हिस्सा है। हालांकि भारत का कुल एक्सपोर्ट मूल्य 2010 और 19 के बीच लगभग दोगुना हो गया, लेकिन इस अवधि के दौरान चीन को इसका एक्सपोर्ट 14% गिर गया। इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट गहरा हो गया। ब्रुकिंग्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की कुल राशि पहले से ही 26 बिलियन डॉलर से अधिक है, यानी लगभग 1 लाख इतने करोड़ रुपए। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनियां भी स्टार्टअप समेत भारतीय कंपनियों से निवेश के लिए कदम बढ़ा रही है। भारत अपने देश के बाहर भी चाइनीज बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा बाजार है। गेटवे फर्स्ट शाह द्वारा उद्धृत CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने भारतीय टेक स्टार्टअप में लगभग 4 बिलियन डॉलर खर्च किए। उदाहरण के लिए, चीन के अलीबाबा ग्रुप ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, डिजिटल वॉलेट पेटीएम, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो में निवेश किया है। एक अन्य कंपनी टेंसेंट ने भारतीय मैसेजिंग कंपनी हाइक और राइड हेलिंग ऐप ओला में निवेश किया है। गेटवे हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 30 निजी फर्म्स में चाइनीज निवेशक हैं, जिनकी कीमत 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसलिए भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार संबंधों के बिगड़ने से भारतीय व्यवसायों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 2020 में भारत की एफडीआई पॉलिसी में बदलाव के साथ अब पड़ोसी देशों की कंपनियां केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकती है। फिर भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की सरकारी पॉलिसी को बाजार में वास्तव में अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है। ये मुख्य रूप से इस वजह से है कि कई चाइनीज प्रोडक्ट्स की कीमत भारतीय प्रोडक्ट्स की तुलना में 50% तक कम है। इससे पता चलता है कि भारत को स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स जैसे सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, भारत को चीन से इंपोर्ट्स को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मशीनरी और फार्मास्यूटिकल सहित प्रमुख देशों में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आश्वासन का अधिक समर्थन करना चाहिए और इसे इफेक्टिव बनाना चाहिए।
भारतीय बाजार में चीन की सुप्रीमेसी निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है यदि सरकार ध्यान दे और चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और प्रचार को खत्म करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर बाजार बनाने के लिए इसे लागू करे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो और नए ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।